नमस्कार। अब आते हैं हम ग्रीन ईयर डिसीज़ या फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। तो बाजरा जिसका बॉटनिकल नेम है पैनिसिटम टाइफॉइडिस, ये ग्रीन ईयर डिसीज़ जो है वो बाजरे में होने वाला एक गंभीर रोग है। भारत में बाजरा उगाए जाने वाले सभी क्षेत्रों में ये एक एंडेमिक डिसीज़ के रूप में पाया जाता है और भारत में बाजरा जो है वो शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है खाद्यान्न के लिए। और विशेषकर विश्व के भारत में जो बाजरा उत्पादक क्षेत्र है जैसे पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर इसको व्यापक रूप से उगाया जाता है। भारत के अतिरिक्त यह रोग और ये जो शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है वहाँ पर यह रोग काफ़ी गंभीर रूप से अ, वो फैलाता है और यील्ड को प्रभावित करता है। और अ, भारत के अतिरिक्त एशिया के अन्य देशों में जैसे अफ्रीका, यूरोप, यहाँ भी सामान्य रूप से ये ग्रीन ईयर डिसीज़ पाई जाती है बाजरा में। भारतवर्ष में इस रोग के कारण बाजरे के उत्पादन में प्रतिवर्ष 27 से लेकर 30% हानि होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के राज्यों में यह रोग एपिडेमिक रूप में फैला होता है, जिसके कारण कर्नाटक में जो है 1975 में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये एपिडेमिक रूप में फैला था और उसके कारण फसल लगभग पूर्णतया नष्ट हो गई थी। इस रोग के जो सिम्टम्स हैं और ये इस तरह से यहाँ पर ये इन्फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करता है और जिससे ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये ऐसे ट्विस्टेड हो जाता है। इन स्टेमेन भी ये इस तरह से ट्विस्टेड हो जाते हैं और लंबाई में और कई बार लंबाई में भी फट जाते हैं। तो इस रोग के जो सिम्टम्स हैं वो इस प्रकार हैं कि इस रोग के लक्षणों का जो अध्ययन है वो हम दो तरीके से करते हैं। इस रोग के दो प्रावस्थाओं में किया जाता है। एक है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज जो मुख्यतः पत्तियों में पाई जाती है और इस रोग के कारण पत्तियां जो है वो इटियोलेटेड हो जाती हैं और इसकी ऊपरी सतह भूरी पीली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। आर्द्र और शीत वातावरण में इन पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद बारीक पाउडर के समान पाउडर दिखाई देता है हमको और ये ऐसी बारीक रोमिल संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम डाउनी ग्रोथ कहते हैं और इसी के कारण इसको डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। रोगग्रस्त पत्तियां कभी कभी लंबाई में फट जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं या डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। दूसरा जो है वो है ग्रीन ईयर डिसीज़ या ग्रीन ईयर स्टेज। तो ग्रीन ईयर स्टेज जो है ये इसका जो लक्षण है वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रकट होते हैं और बाजरे की जो सॉलिड स्पाइकेट ईयर है वो पूर्णतया या आंशिक रूप से छोटी छोटी ट्विस्टेड लीफ लाइक प्रोलिफरेशन या कह लो कि छोटी छोटी सी संरचना युक्त लूज हेड में रूपांतरित हो जाती हैं। और ये जो मुंडक हैं, ये लूज हेड जो हैं ये हरे रंग के होते हैं और बाजरे की ठोस बालियों में स्पाइकलेट्स की विभिन्न संरचनाएं जैसी ग्लूम्स हैं या स्टमेंस है, गाइनोशियम है, ये अपनी आकृति में हाइपरट्रॉफी करके इनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसके कारण ये पत्ती सदृश बड़ी बड़ी पत्ती के समान ऐसी बड़ी बड़ी स्टेराइल संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं जिसे फाइलोडी भी कहते हैं। और ये संरचनाएं जो होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं और इसके साथ ही इन्फ्लोरेसेंस के अंदर अनेक अनुसूकियों की संख्या में भी अभिवृद्धि हो जाती है और इस अभिवृद्धि और इस कारण से ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये पूर्ण आंशिक रूप से या पूर्णतया स्टेराइल हो जाता है। तो यहाँ पर इस रोग के जो लक्षण हैं वो हमको इन्फ्लोरेसेंस में मुख्यतः दिखाई देते हैं और इसकी जो ब्रिसल्स ऑफ स्पाइकलेट्स है वो हाइपरट्रॉफी के कारण व्यावृत्ति हो जाती है और ग्लूम्स और एंड्रोशियम में ये ग्लूम्स और एंड्रोशियम जब हाइपरट्रॉफी होती है तो उसके कारण से ये ग्लूम्स और एंड्रोशियम पत्ती के आकार में
कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी डिसीज साइकिल है कि यहाँ पर ये जो इंटरसेलुलर हाइपी होती है, स्टोमेटा के थ्रू ये होस्ट में इंटर करती है, मतलब बाजरे में इंटर करती है। और ये इंटरसेलुलर हाइफी जो है वो हॉस्टूरिया डेवलप करती है, और इस तरह से ये नॉब शेप्ड होस्टूरिया होते हैं, और ये वहाँ से पोषण लेते हैं। और ये जब भरपूर मात्रा में इनको पोषण मिलता है, तब ये इंटरसेलुलर होस्ट सेल में इंटरसेलुलर रूप में रहते हैं, और ये स्पोरेंजियोफोर डेवलप होता है। स्पोरेंजियोफोर जो ऊपर जाकर चौड़ा होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और स्पोरेंजिया उसके ऊपर डेवलप होते हैं। फिर जब जब कंडीशन, और ये स्पोरेंजिया फिर जूस्पोर का निर्माण करते हैं, और ये जूस्पोर वापस से जर्म ट्यूब डेवलप होती हैं, और जर्म ट्यूब डेवलप होकर और स्टोमेटा के थ्रू वापस से ये उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये डिसीज साइकिल चलता है। अब इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला एक फंजाई है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के द्वारा होता है। फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसका माइसीलियम इंटरसेल्युलर, शाखित और पटहीन होता है, मतलब एसेप्टेड होता है, और सिनोसिटिक होता है। हाइफी मुख्यतः जो होस्ट में जब हाइफी इंटरसेलुलर रूप से अंदर प्रवेश करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तब ये कहाँ पर होते हैं? मुख्य रूप से संवहन पुल के, मतलब स्क्लेर बंडल के चारों ओर स्थित जो मेसोफिल टिश्यू की कोशिकाएं हैं उनके बीच में पाया जाता है। पोषक पदार्थों का अवशोषण ये बल्बस हॉस्टूरिया के द्वारा करते हैं। हॉस्टूरिया जो है वो बल्बस रूप में होते हैं, जैसा अभी डायग्राम में आपने देखा। इसके बाद आते हैं हम डिसीज साइकिल। तो डिसीज साइकिल, इसके अंदर इंटरसेलुलर माइसीलियम जो है वो थोड़े से इरेक्ट होकर कवक तंतु विकसित, अनेक उससे इंटरसेलुलर माइसीलियम से अनेक इरेक्ट हाइफी विकसित होते हैं, और वो स्पोरेंजियोफोर की तरह कार्य करते हैं, और इनका निर्माण जो है सब स्टोमेटल चैम्बर में होता है। स्टोमेटल पोर से अकेले या समूह में ये बाहर निकलते हैं, और इनकी जो स्पोरेंजियोफोर की लंबाई है लगभग 10 माइक्रोन होती है, माइक्रोमीटर होती है, और आधारीय भाग इनका दृढ़ एसेप्टेड होता है और अशाखित होता है। लेकिन इनका जो टर्मिनल सीरा है वहाँ पर ये अपेक्षाकृत मोटे होते हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, और इनकी शाखाओं के सिरे भी फूले हुए, जहाँ पर अब ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, ये यहाँ पर ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये इस तरह से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, और ये शाखाओं के सिरे, ये स्पोरेंजियोफोर ये भी फूला हुआ होगा, और इससे जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा ऊपरी सिरा फूला हुआ है यहाँ पर भी, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा तब यहाँ पर भी ऊपरी सिरा फूला हुआ होगा, और इसके ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण होगा। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये हेलाइन होती है, और मतलब इनके जो शीर्ष के सिरे जो फूले हुए होते हैं इनमें स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और ये स्पोरेंजिया हेलाइन होती है या इलेप्टिकल होती हैं और पेपिलेटेड होती हैं, और चिकनी भित्ति युक्त होती है। इनकी लंबाई 15 से लेकर 34 माइक्रोन तक होती है, और इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 12 से 23 माइक्रोन होती है। अब इनकी बीजाणुधानियाँ जो है सामान्यतः ये रात्रि में ही उत्पन्न होती हैं, और स्पोरेंजियोफोर से अलग हो जाती हैं। प्रातः होते ही रात्रि में उत्पन्न होगी, और सुबह होते ही ये स्पोरेंजियोस्पोर से अलग हो जाती हैं, और उसके बाद ये तुरंत फट जाती हैं, और अंकुरित होने पर प्रत्येक बीजाणु स्पोरेंजिया से लगभग 3 से 12 किडनी शेप्ड बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर निकलते हैं, जो कुछ समय तक गतिशील रहते हैं और उसके बाद सुप्त हो जाते हैं। सुप्त अवस्था में ये बीजाणु अपने चारों ओर, जो जूस्पोर है ये अपने चारों ओर एक भित्ति स्त्रावित कर लेते हैं, और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये अंकुरित होते हैं और जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं, जो पुनः स्टोमेटा के द्वारा होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंच के माइसीलियम बनाती है। ये डिसीज साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये होस्ट पर जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि यहाँ पर कैसे ये इंटर होता है। तो सॉइल में इनके स्फीयर पड़े रहते हैं,
ये सॉइल में ओस्फियर पड़े रहेंगे। ये ओस्फियर जो हैं ये सॉइल में पड़े हुए हैं। ये ओस्फियर यहाँ पर ये सॉइल में पड़े हुए हैं। सॉइल से जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ये जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेशन से ये अंडरग्राउंड पार्ट जर्म ट्यूब बनाएंगे। इन्फेक्शन होगा अंडरग्राउंड पार्ट में और इनसे जो माइसीलिया जो कुछ सीड्स यहाँ पर पहले से जिनके अंदर डिसीज़ है कुछ इस तरह से भी पहुँच सकते हैं कि पहले से डिसीज्ड सीड है या डिसीज्ड बालीज के यहाँ पर ये गिरी हुई है, तो उनमें से माइसीलियम ये डेवलप होगा सीड और उनसे उसकी ग्रोथ से ये माइसीलियम डेवलप होगा और ये सोमेटिक माइसीलियम होगा। और यहाँ पर अब ये जो माइसीलियम है ये माइसीलियम इंटरसेलुलर होगा और इसके कुछ हाइफी इरेक्ट होकर स्पोरेंजिया का यहाँ पर निर्माण करेंगे। अब ये स्पोरेंजिया का निर्माण होगा जब यहाँ पर तो लीफ की जो लोअर साइड है वहाँ पर हमको सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्पॉट्स बिल्कुल पाउडर के समान पत्ती की लोअर सरफेस पर पाउडर दिखाई देगा हमको। अब ये जो पाउडर से ये स्पोरेंजियो के कारण होता है। अब ये स्पोरेंजियो फोर से ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हुए लोअर साइड पर लीफ सरफेस पर और ये डाउनी मिल्ड्यू ये हमको यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर डाउनी मिल्ड्यू। उसके बाद जूस फोर का फॉर्मेशन हुआ, जूस फोर से फिर उसका जर्मिनेशन हुआ, फिर होस्ट में इन्फेक्शन हुआ। ये तो हो गया इसका एसेक्सुअल साइकिल कह लो या कि डाउनी मिल्ड्यू वाली स्टेज प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया ये। अब प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद यहाँ पर क्या होता है, अब जब इसमें धीरे धीरे क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस ख़त्म हो जाती मतलब बाजरे को काटने का समय आ जाता है कह लो या फिर इन्फ्लोरेसेंस में इन्फेक्शन होता है, तब ये ओस्फियर का निर्माण करते हैं। तो ओस्फियर के निर्माण के लिए यहाँ पर ऊगोनिया और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ओस्फियर अवस्था पाई जाती है, ऊगोनिया और एंथीरिडिया का विकास होता है और ये इसके संक्रमित जो फ्लोरल पार्ट्स हैं कह लो जिसमें हम कहते हैं कि उसका जो स्पाइक है इन्फ्लोरेसेंस है जो वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है और शिशु अवस्था में ये जो ऊगोनिया और एंथीरिडिया का निर्माण होगा और फिर इनके फ्यूज़न से ओस्फियर का निर्माण होगा और ये ओस्फियर फिर जो है वो यहाँ पर सॉइल में गिरे रहेंगे और सॉइल में गिरने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती जर्मिनेट होकर ये साइकिल वापस इस तरह से रन करती है। तो अब इनमें जो ओस्फियर स्टेज पाई जाती है वो किस तरह से होती है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के अंदर सामान्यतः ओस्फियर अवस्था पाई जाती है। ओस्फियर अवस्था के पाए जाना मतलब कि ऊगोनिया और एंथीरिडिया का विकास होता है और इनका विकास जो इन्फेक्टेड फ्लोरल पार्ट्स हैं उनके अंदर होता है, उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है। अब ये जो ऊगोनिया है ये यंग अवस्था में मतलब ये माइसीलियम के द्वारा डेवलप होती है और यंग अवस्था में ये जो ऊगोनिया है इसका प्रोटोप्लास्ट दो भागों में हमको विभाजित दिखाई देता है। एक पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल प्रोटोप्लास्ट जो कि वैक्यूलेटेड होता है जिसको पेरिप्लाज्म कहते हैं और दूसरा होता है सेंट्रल प्रोटोप्लास्ट जो कि थोड़ा सघन होता है और इसको ऊप्लाज्म कहते हैं। मतलब प्रोटोप्लास्ट को दो भागों में पेरिप्लाज्म और ऊप्लाज्म। और जब परिपक्व अवस्था आती है तो जो ऊप्लाज्म में जो काफ़ी सारे केंद्रक हैं वो सारे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसमें एक ही केंद्रक शेष बचता है और जितने भी सारे केंद्रक बचेंगे वो या तो पेरिप्लाज्म में आ जाते हैं या फिर निषेचन के पूर्व वो और पेरिप्लाज्म में आने के बाद निषेचन से पूर्व वो नष्ट हो जाते हैं। अब एंथीरिडिया भी शिशु अवस्था में मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं और जब ये परिपक्व होती हैं तब इसके अंदर केवल एक ही केंद्रक बचता है और बाकी केंद्रक सारे नष्ट हो जाते हैं और एक ही न्यूक्लियस जो है वो मेल केंद्रक की तरह कार्य करता है। फर्टिलाइजेशन के समय जो मैच्योर एंथीरिडिया है वो अंडधानी की ऊगोनिया की मैच्योर ऊगोनिया की वॉल से चिपक जाते हैं और दोनों की भित्तियों के संपर्क बिंदु पर एंथीरिडिया से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है। दोनों की भित्तियाँ
जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर डिसोल्यूशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है पूंधानी से और ये उगोनिया में प्रवेश करती है और उगोनिया में प्रवेश करके उसका केंद्रक उगोनिया के केंद्रक से वहाँ पर उसमें प्रवेश करेगी और इस अवस्था में एंथीरिडिया से मेल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की कुछ मात्रा उगोनिया में स्थानांतरित हो जाती है और मेल केंद्रक अब इससे फीमेल उससे न्यूक्लियस से फ्यूज़न होगा और ओस्फियर का निर्माण होता है। ओस्फियर जो है वो मोटी भित्ति और लाल या मोटी भित्ति वाले होते हैं और यह भित्ति लाल या भूरे कलर की होती है। इनका डायमीटर लगभग 26 से 42 माइक्रोमीटर तक होता है और ये परपोषी ऊतक की इंटरसेलुलर स्पेसेस में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ओस्फियर जो है वो सॉइल बर्न होते हैं और इनके अंदर जो ओस्फियर है इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। ये 3 लेयर मोटा होता है। ईपीस्पोर कहते हैं सबसे बाहरी परत को और उसके बाद वाली को एक्सोस्पोर और सबसे अंदर वाली को एंडोस्पोर कहते हैं। और जब ये जो ओस्फियर की भित्ति वॉल है ये अंडधानी की वॉल से चिपकी हुई रहती है और ये जो है परजीवी कवक की विश्राम अवस्था को, ये जो स्थिति है उसकी विश्राम अवस्था को निरूपित करती है। और ये जो है इसके जो ये ओस्फियर जो है ये अब सॉइल में पड़े रहते हैं और इनकी जो वायबिलिटी है ये लगभग 3 साल से भी अधिक होती है। तो इसके अंकुरण के द्वारा एक से अधिक जनन नलिकाओं का निर्माण होता है और ये वृद्धिशील परपोषी के पादप में स्टोमेटा के थ्रू प्रवेश करते हैं और तो ये अधिक 3 वर्ष से अधिक समय तक भी वायबल रहते हैं और इनके अंकुरण के लिए जो उचित समय है, उचित तापमान है वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और ये निषिक्ता अंड जो है इसके केंद्रक में अब अर्धसूत्री विभाजन से एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा और उसके बाद कई सारे माइटोसिस डिवीज़न होंगे जिसके फलस्वरूप हैप्लॉइड अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है और एक ओस्फियर से एक या अधिक जर्म ट्यूब्स निकलती हैं जो कि होस्ट में स्टोमेटा के थ्रू प्रवेश करती हैं। अब ये जो डिसीज़ है इसका कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, तो इस डिसीज़ का जो कंट्रोल है मुख्य रूप से डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे T15 है, T65 है आदि कुछ ऐसी प्रतिरोधी किस्में हैं उनका उपयोग करना चाहिए। संक्रमित पौधों को मिट्टी से ही निकालकर जला देना चाहिए और ओस्फियर मिट्टी में कई वर्षों तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, अतः मिट्टी का ही डिसइंफेक्शन नियंत्रण प्रभावशील विधि होगी। मतलब मिट्टी का ही हमको विसंक्रमण करना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉप रोटेशन 6 वर्ष के अंतराल से किया जाना चाहिए। खेत की जो आर्द्रता है उसको नियंत्रित करना चाहिए और नियंत्रित करने के लिए उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर कवकनाशियों मतलब फंजीसाइड के द्वारा फसल का उपचार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। मुख्य रूप से तो हम डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी का यदि उपयोग करें तो काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त होती है। तो ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा या डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है क्योंकि पत्ती पर भी इन्फेक्शन होता है और उसके इन्फ्लोरेसेंस पर भी इन्फेक्शन होता है जिससे वो ट्विस्टेड हो जाती है और फसल में काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान होता है। धन्यवाद।